आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण एजुकेशन वाई अलका किरण में स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान का चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत विकास के बारे में बताने जा रही हूँ। यानी जीवों में विकास का आधार क्या है, जीव सरलतर जीवों से जटिलतर जीवों का विकास किस तरह से हुआ है। तो हम जानते हैं कि विभिन्नता, जीवों में विभिन्नता का कारण है जनन, और विभिन्नता का दो मुख्य कारण है आधार। विभिन्नता का दो मुख्य कारण या विभिन्नता का आधार है डीएनए प्रतिकृति में त्रुटि। डीएनए प्रतिकृति में त्रुटि का अर्थ हुआ कि जब कोशिका विभाजन के समय एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है तो उसमें डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है। तो डीएनए से डीएनए बनने के दौरान, डीएनए प्रतिकृति बनने के दौरान उसमें कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, तो इससे भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। या लैंगिक जनन के दौरान जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो इस तरह से विभिन्नता का दो मुख्य कारण है डीएनए प्रतिकृति में त्रुटि या लैंगिक जनन। तो इन दोनों कारणों से जीवों में विभिन्नता आती है और विभिन्नता जैव विकास में सहायक होता है, यानी उससे नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो इसके लिए एक हम उदाहरण लेते हैं भृंगों का। भृंग जो हरी पत्ती वाली झाड़ियों में निवास करता है, उनकी तीन स्थितियां हैं। अब बारी बारी से तीनों स्थितियां का अध्ययन करते हैं। तो नंबर फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट या केस फर्स्ट, लाल भृंग वाले हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहने वाले भृंग का कलर लाल था, लेकिन लैंगिक जनन के दौरान उनमें कुछ विभिन्नता उत्पन्न आई, जिससे एक भृंग या कुछ भृंग हरे रंग के उत्पन्न हो गए। अधिकांश भृंग लाल रंग के थे, लेकिन उनमें से कुछ भृंगों का रंग हरा हो गया। अब कौवे इन भृंगों को अपना आहार बनाते हैं और हरी पत्तियों में लाल रंग के भृंग आसानी से दिखाई दे जाते हैं। इस कारण कौवे लाल भृंगों को अपना आहार बना रहे थे, जबकि हरे भृंग अपनी आबादी में जनन के कारण वृद्धि करती है और लाल भृंग के साथ साथ उसकी भी आबादी बढ़ती जाती है। लेकिन लाल भृंगों की संख्या कौवे के भोजन के कारण दिन ब दिन घटती जा रही थी और हरे भृंग की आबादी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हरी पत्ती वाली झाड़ियों में लाल भृंग तो आसानी से दिखाई दे जाता है, लेकिन हरे भृंग उस हरी पत्ती में छुप जाते हैं और कौवों को दिखाई नहीं देते हैं। कुछ समय के बाद स्थिति ये आती है कि लाल भृंग उस आबादी में ख़त्म ही हो जाते हैं और केवल हरे भृंग ही शेष बच जाते हैं। केस सेकंड में हम देखते हैं कि हरी पत्ती वाली झाड़ियों में जो लाल भृंग रहते हैं वो इस बार लैंगिक जनन के दौरान विभिन्नता से किस रंग के हो गए, नीले कलर के हो गए। अब नीले कलर के कारण इनकी अगली पीढ़ी में नीला रंग में वृद्धि होती है, साथ साथ लाल रंग वाले भृंगों की संख्या में भी वृद्धि होती है। लेकिन इनमें रंग का कोई फ़ायदा इन भृंगों को नहीं होता है, लेकिन एक संजोग होता है कि उस झाड़ियों में हाथी का झुंड आता है और हाथी के पैर से उन झाड़ी कुचल जाते हैं, जिसके कारण उन झाड़ियों में रहने वाले मात्र संजोगवश लाल रंग के सारे भृंग कुचल जाते हैं। हालांकि नीले रंग के भृंग भी कुछ कुचले जाते हैं, लेकिन कुछ नीले रंग के भृंग बच जाते हैं और जनन के द्वारा वो अपनी आबादी को कायम करते हैं। यानी नीले रंग की संख्या जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है और लाल रंग के भृंग उस आबादी से नष्ट हो जाते हैं। अब केस थर्ड, इस स्थिति में क्या होती है कि लाल रंग के भृंग जब उसे हरी पत्ती वाली झाड़ी में रहते हैं तो उन झाड़ियों में पादप रोग लग जाता है। इस पादप रोग के कारण झाड़ी की पत्तियां सूखने लगती है और भृंग
जो पत्तियों पर निर्भर हैं उनको आहार नहीं मिल पाता है। आहार में कमी के कारण भृंग का आकार छोटा होता जाता है और ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत दिन तक चलता है। लेकिन कुछ समय के बाद परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और ये भृंग जिनको खाना, ये छोटे भृंग में से कुछ तो मर ही जाते हैं, नष्ट ही हो जाते हैं, लेकिन छोटे भृंगों को कम भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ भृंग अपना जीवन बचा पाते हैं। अब जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो जो शेष बचे छोटे भृंग हैं वो अपने जनन के द्वारा आबादी में वृद्धि करते हैं और भोजन मिलने के कारण जो भृंग छोटे हो गए थे, दुबले हो गए थे, उनका आकार बड़ा हो जाता है। अब इन तीनों स्थितियों का तुलना करते हैं कि विकास किस तरह से हुआ है। तो केस फर्स्ट में हम देखते हैं कि कौओं के द्वारा लाल भृंग को खा लिया गया जो हरी पत्तियों में स्थित था और वो दूर से ही दिख रहा था, यानी प्राकृतिक द्वारा चयन हुआ। यहाँ प्राकृतिक चयन हुआ किसके द्वारा? कौओं के द्वारा। प्राकृतिक चयन कौओं के द्वारा हुआ, जिसके कारण और अनुकूलन हरे रंग के भृंग उस हरी पत्ती के अनुकूलित हो गए। अनुकूलन के कारण उनमें विभिन्नता आई और विभिन्नता जैव विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन केस सेकंड में रंग का या अनुकूलन का कोई प्रभाव विकास में नहीं पड़ा, मात्र संजोगवश लाल रंग के भृंग नष्ट हो गए और नीले रंग के भृंग बच गए। यानी ये आनुवंशिक अपवाद का उदाहरण है जिसमें बिना किसी अनुकूलन के, इसमें अनुकूलन आया ही नहीं, बिना किसी अनुकूलन के विभिन्नता आती है। यानी पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण के कारण जीवों में विभिन्नता आती है, चाहे जैसे आए। पहला में आया प्राकृतिक चयन के कारण विभिन्नता, दूसरा में आनुवंशिक अपवाद है बिना किसी अनुकूलन के विभिन्नता, मात्र संयोग से विभिन्नता उत्पन्न हुई। और इन दोनों ही स्थितियों में जीवों जैव विकास हुआ और जैव विकास से बिल्कुल नई जाति की उत्पत्ति हो गई। लाल भृंग लेके चले थे, लेकिन एक केस में हरे रंग के भृंग और दूसरे केस में नीले रंग के भृंग उत्पन्न हो गए। अब हम स्थिति थर्ड, केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में विभिन्नता तो आई, लेकिन काई कोशिका में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये दुर्बल भृंग भोजन नहीं मिलने के कारण दुर्बल रहे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल हुई ये दुर्बल भृंगों का आकार अपने पहले के आकार के बराबर हो गया। यानी इनका जो परिवर्तन है जनन कोशिका में नहीं, काई कोशिका में हुआ, और काई कोशिका में होने वाला परिवर्तन अगली पीढ़ी को वंशागत नहीं होता है। तो ये काई कोशिका में परिवर्तन हुआ, जिससे लाल भृंग अंत में लाल ही रह गए और कोई परिवर्तन नहीं हुआ अगली पीढ़ी में, और ये जैव विकास में सहायक नहीं है। तो इस तरह से तीन उदाहरण के द्वारा हम देखें कि किस तरह विकास होती है या विकास नहीं होती है। अब इसी चीज़ को हम अंतर के रूप में देखें कि उपार्जित लक्षण क्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, या आनुवंशिक लक्षण क्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। उपार्जित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती है और आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। तो तुलनात्मक अध्ययन करें कि ये क्या है। तो चलिए देखते हैं उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण में अंतर किस प्रकार होता है। कॉलम बनाएं, अगला हेडिंग है उपार्जित लक्षण और पेन चल नहीं रहा।
उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण। इसके लिए हम एक तुलनात्मक टेबल के माध्यम से देखें कि दोनों में क्या अंतर है। तो एक तरफ हमारा उपार्जित लक्षण और दूसरे तरफ हमारा आनुवंशिक लक्षण। अब देखें दोनों के बीच क्या अंतर है। तो नंबर फर्स्ट, उपार्जित लक्षण। वैसे लक्षण जो जीव अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, यानी जीवों द्वारा जीवन काल में अर्जित लक्षण को कहा जाता है उपार्जित लक्षण। जीवन काल में अर्जित लक्षण यानी जो जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, अर्जित लक्षण। अब हम देखें आनुवांशिक लक्षण क्या है। तो वैसे लक्षण जो जनकों से संतानों में आते हैं, ये है वैसा लक्षण जो जनकों से संतानों में जाता है, उसे आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। यानी आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। अब नंबर 2 देखें, इसमें क्या होता है। उपार्जित लक्षण के कारण जीवों के डीएनए के, उपार्जित लक्षण के कारण जीवों के डीएनए के संगठन, डीएनए के संगठन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे भी भृंगवाला में देखे कि भृंग भोजन नहीं मिलने से छोटे हो गए थे, लेकिन जैसे ही भरपूर भोजन मिला वो अपने पहले के आकार के हो गए, यानी उनके डीएनए के संगठन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत इधर हम देखें आनुवांशिक लक्षण के कारण जीवों के डीएनए के संगठन पर प्रभाव पड़ता है। अब आए अगला पॉइंट जो दर्शाए कि उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण में क्या अंतर है। तो उपार्जित लक्षण है कि अंगों के उपयोग या अनुपयोग पर आधारित है। अंगों के उपयोग या अनुपयोग पर आधारित, यानी जिस अंग को हम ज़्यादा उपयोग और अनुपयोग पर आधारित, अर्थात जिस अंग का हम उपयोग ज़्यादा करेंगे वो अंग ज़्यादा ही हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, और जिस अंग का उपयोग हम कम करेंगे वो धीरे धीरे आकार में छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसका उपयोग कम होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक भारोत्तोलक जब वजन उठाता है तो उसकी मांसपेशियां बहुत हृष्ट पुष्ट हो जाती है, लेकिन जब वह भारोत्तोलक वजन उठाना छोड़ देता है तो उसकी मांसपेशियां समान हो जाती है, लेकिन ये गुण उसकी पीढ़ी में नहीं जाती, उसी तक सीमित रहती है। और ये है क्रॉसिंग ओवर, यानी कोशिका विभाजन के दौरान जीवों में एक क्रिया होती है जिसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर के कारण आनुवांशिक लक्षण होता है। चलिए चौथा पॉइंट है उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होता है। उपार्जित यानी जीवन काल में अर्जित किया गया लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है, नहीं होता। जैसे अभी हम देखे थे कि भारोत्तोलक जब वजन उठाना छोड़ देता है तो उसकी पेशियां समान हो जाती है, या फिर उसके जो बच्चे होते हैं
जब वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते तो उनकी मांसपेशियां उस तरह की नहीं होती हैं। यानी जीवन काल में अर्जित लक्षण या उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी को नहीं जाता है, लेकिन आनुवांशिक लक्षण अगली पीढ़ी को जाता है। अगली पीढ़ी को स्थानांतरित होता है। इसका एग्जाम्पल होगा जब लाल भृंग वाले आबादी में एक भृंग हरे या नीले रंग के हो गए तो ये जनन के द्वारा उनमें विभिन्नता आई और ये विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी, एक ही दो भृंग की आबादी इस तरह से बढ़ी, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गई और कुछ दिनों के बाद भृंगों की आबादी जो लाल रंग की थी वह या तो हरे रंग की हो गई या नीले रंग की हो गई। तो इस तरह से ये आनुवांशिक लक्षण है जो अगली पीढ़ी को जाता है। अब अगला है कि उपार्जित लक्षण के थर्ड में हम लोग देखें, उपार्जित लक्षण के कारण जैव विकास नहीं होता है। उपार्जित लक्षण के कारण जैव विकास नहीं होता है। यहाँ कहेंगे आनुवांशिक लक्षण के कारण जैव विकास होता है, यानी नई जाति की उत्पत्ति होती है। अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब चूहों के पूँछ होते हैं, लेकिन एक प्रयोग किया गया कि चूहों को जनन के दौरान उनके पूँछ काट दिए गए और ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी 2-4 पीढ़ियों तक किया गया, लेकिन उनसे उत्पन्न संतानों की पूँछ हमेशा होती ही रही। उनके पूँछ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि काट दिया गया तो अगली पीढ़ी में पूँछ नहीं है, यानी ये पूँछ काटने की क्रिया उसके काई कोशिका में होती है और काई कोशिका में होने वाला परिवर्तन अगली पीढ़ी को वंशागत नहीं होता है, जबकि जो परिवर्तन जनन कोशिका में होता है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो इस आधार पर एक और पॉइंट बन सकता है कि उपार्जित लक्षण काई कोशिका में होती है, जबकि आनुवांशिक लक्षण जनन कोशिका में होती है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जैव विकास का क्या कारण है और यह कैसे होता है। हालांकि 2021 के एग्ज़ाम में ये उतना बोर्ड मॉडल नहीं है, लेकिन कंपटीशन में तो ये आएगा ही, तो इसलिए पढ़ना तो ज़रूरी है। एग्ज़ाम के व्यू से इस एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, लेकिन कंपटीशन में या फिर अगले साल में तो ये आना ही आना है। चूँकि इस बार कोर्स को शॉर्ट किया गया है इसलिए ये नहीं है। तो ओके, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।